हेलो। अभी चैप्टर 4 से हम नया वीडियो शुरू कर रहे हैं और इस बीच में जैसा आपको सीबीएसई ने बताया कि सिलेबस कम हो गया है, मॉडिफाइड सिलेबस। और जो मॉडिफाइड सिलेबस है वो ओनली इस साल के लिए है कि 2021 के जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए ये सिलेबस चेंज हुआ है। और इस सिलेबस को आप जो है ग्रुप में मैंने भेजा है, उसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पुराने सिलेबस से टैली करके देख लीजिए क्या क्या निकल गया है, क्या बचा है। सिलेबस ये कहिए कि आधा हो गया है, इसे मैंने देखा है। और ख़ासकर इस सिलेबस की जो विशेषता है कि इसमें उन कंटेंट को बाहर किया गया है जो कंटेंट कठिन थे, हार्ड थे, जिनको समझने में प्रॉब्लम होती थी, वो कंटेंट को बाहर कर दिया है। बहुत ही इजी सिलेबस इस पे रखा है और उसको तैयार करना बहुत आसान है। अगर मतलब ये देखें कि मैथमेटिकल पोर्शन में कम ही हो गई है, उतना मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है। डेरिवेशंस जो पहले थे वो कंटेंट कुछ कम हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि अब जो मॉडिफाइड सिलेबस सीबीएसई ने दिया है उसको मैंने ग्रुप में डाला है, आप उसको देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए। और देखिए एक और बड़ी बात है कि ये सिचुएशन अब लंबी रहने वाली है। पहले ऐसे लग रहा था कि चलो अप्रैल में नहीं खुला तो जुलाई से स्कूल खुलेगा, लेकिन जुलाई में भी अभी कोई उम्मीद नहीं है, अगस्त में उम्मीद नहीं है, आगे कब तक है ये तो कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ये चीज़ तो क्लियर है कि ये लंबा चलेगा और जब भी स्कूल खुले, नवंबर या दिसंबर जब भी खुले, तब हमें जो है तो इतना पोर्शन तो कवर करना पड़ेगा, टाइम फिर वहाँ उतना नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ऐसा करें कि जो नोट्स है, नोट्स को अपडेट करें एज पर सिलेबस, और रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी बुक से उन सिलेबस को चिन्हित कर लें कि जो जो सिलेबस में है उन्हीं उन्हीं को अच्छे से पढ़ें और ग्रुप में एक्टिव रहें। जो बीच में क्या हुआ, छुट्टियों की वजह थी और हम लोग को भी ऐसे लग रहा था चलो खुलेगा तो फिर अच्छी तरह से वही रियल टीचिंग जैसे चल रही थी वैसे चलेगी। और तो मैं फिर चैप्टर 4 यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से आप लोग देखिए। और जो कुछ गूगल मीट्स से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं गूगल मीट से भी शुरू करूँगा, जिसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से और आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आप उसको देख पाएंगे। तो जो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर को समझिए, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर है। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं कि ये कठिन है, वन ऑफ द मोस्ट रीजनिंग बेस्ड चैप्टर है ये। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है, ये क्लास 10 में जो आप पढ़े हैं उससे डिफरेंट है। अब ये कैसे डिफरेंट है और क्या इसमें डिफरेंट है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिक पहले मैं शुरुआत करूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट था, जो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आपको क्या था कि जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों ओर जितनी दूरी तक किसी आयरन पीस को ये अट्रैक्ट करता है, जैसे मान लो इस एरिया तक, या इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, जो अंदर ऐसे रहती हैं, बाहर ऐसे रहती हैं। तो ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एरिया, a circle, a region up to which the magnetic force can be experienced। जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सके मैग्नेट के, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मान लो ये साउथ पोल है, हमने कोई आयरन का एक नेल इधर से ले आए, आयरन का कोई टुकड़ा इधर से ले आए, तो होता क्या है कि ये साउथ है तो ऑटोमेटिक ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, तो जो ये अट्रैक्शन लगने लगेगा इसमें, यानी जहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे। अब मान लो कि यहाँ पर मैं कोई एक दूसरा पीस लाता हूँ लोहे का, आयरन का, तो जब ये साउथ है तो इसमें इतनी कैपेसिटी यहाँ पर नहीं रहती कि ये इसको नॉर्थ कर सके। जब इसको नॉर्थ नहीं करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा, तो ये रीजन कहलाएगा कि ये इन्फिनिटी है, ये रीजन कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जो ये कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये कंसेप्ट आपने बार मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के लिए आपने देखा। और मैग्नेटिक फील्ड की जो
नोटेशंस हैं वो किससे होती है? बी से। मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाई बी। आप पिछले चैप्टर में पढ़े क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाई ई, कैपिटल ई, एंड मैग्नेटिक फील्ड नोटेड बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या था कि चार्ज के चारों ओर एरिया जहाँ तक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का कि जहाँ जिसके चारों ओर मैग्नेटिक फोर्स जहाँ तक लगे वो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके बाहर ना लगे वो इन्फिनिटी है। अब हम इसी बात का आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो नया है क्लास 12th में वो इस तरह है। देखिए, करंट को हमने पढ़ा क्लास 12th में, जो थर्ड चैप्टर में करंट को पढ़ा। करंट में क्या प्रॉपर्टीज होती है कि करंट अगर फ्लो करता है किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। करंट किसी वायर में पैदा होता है तो उसके चारों ओर हीट पैदा होता है, जिसे हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। करंट किसी लिक्विड में फ्लो करता है तो लिक्विड में करंट फैल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें बहुत से प्रॉपर्टीज छुपी होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूटिलाइज करते हैं टेक्नोलॉजीज़ में। तो जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग वायर, ये कंसेप्ट, यानी जो करंट फ्लोइंग वायर है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यहाँ से कंसेप्ट को डेवलप करना है। जैसे आपका ट्रेन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और करंट से ही वो मैग्नेटिज्म बनता है। करंट की प्रॉपर्टी यूज़ होती है मैग्नेटिज्म में। तो यहाँ इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे करंट के थ्रू जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट हमें डेवलप करना है। अब देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को पहले ये जान जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, पहले ये चीज़ क्लियर कर दें, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है ये टेस्ला, इसको शॉर्ट में टेस्ला, या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी एक और, ये तो जैसी एसआई यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट इसकी होती हैं गॉस और स्टेड, और भी बहुत सी होती हैं। तो कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर है, इसकी यूनिट ये होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड किसी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जरा इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए, क्लास 10 में कैसे करते थे? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनको देखिएगा जरा कैसी बनी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। यानी मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का हुआ, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, यूनिफॉर्म हुआ। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कैसे लगता है। देखिएगा, जैसे मैं समझाता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये हो गया, बी को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी स्टार। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी डॉट। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये है बोर्ड के बाहर की ओर लगता है तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर अगर लगेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे बोर्ड से बाहर की ओर निकलता हुआ ऐसे। और क्रॉस को क्या करेंगे,
ये परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, यहाँ एक शब्द और लिखे तो और अच्छा रहेगा, और ये रहेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, अगर वो अंदर की ओर, मतलब जैसे मान लो ये बोर्ड है तो बोर्ड से बाहर की ओर, जो बाहर की ओर लग रहा है ये डॉट हो गया, और ये जो बोर्ड में घुस करके उस तरफ जाएगा वो कहलाएगा क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। तो अब हम एक नया नोटेशंस बताएंगे, जैसे कि ये बाहर की ओर है डॉट और ये अंदर की ओर है तो क्रॉस। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया? अब क्लास 10th में पढ़े थे, किसने बताया? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने पहला एक्सपेरिमेंट किया, जो ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया वो क्लास 10th में दिया है। वो क्या था कि अगर किसी करंट फ्लोइंग वायर के, जैसे करंट फ्लोइंग वायर है, यहाँ इसका बैटरी लगा दो, और जब करंट फ्लोइंग वायर के सामने तुम यहाँ से निडल रखोगे, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं उसको, ये डिफ्लेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करता है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। ये कहता है कि जो करंट फ्लोइंग वायर है, जैसे ये वायर है, ये करंट फ्लोइंग वायर है, इस करंट फ्लोइंग वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पैदा होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताने के लिए हम 10th में भी आपको बताए थे, इसको बोलते थे राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। एक मिनट, मैं इसको साफ करके वापस समझाता हूँ। राइट हैंड कर्ल रूल, तो राइट हैंड कर्ल रूल कैसे होता है जरा इसको देखिएगा, मैं इसको समझा रहा हूँ। राइट हैंड कर्ल रूल, तो राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है? जैसे राइट हैंड ऐसा किया आपने और राइट हैंड को ऐसा किया, तो अगर करंट थंब की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? फिंगर्स की ओर है, ऐसे किया, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो आपने राइट हैंड कर्ल रूल देखा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान रूल है। वैसे और बहुत से रूल्स हैं, जैसे मान लो कि आपके पास एम्पियर्स रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल है। तो राइट हैंड कर्ल रूल में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये थंब है और ये फिंगर्स है, फिंगर का ये कर्ल, कर्ल मतलब घूमना, तो ये जैसे बना हुआ है, देखिए अगर इधर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा? इधर लगेगा, समझ गए? और ये चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, ऐसे करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल होंगी। कैसे होंगी जरा कर्ल देखिए, ऊपर की ओर तो कैसे दिख रही है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दिख रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऐसा कर दिए तो, अगर करंट नीचे जा रही है तो कैसे हो जाएंगी? क्लॉकवाइज। अगर मान लो कि करंट नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएंगी? क्लॉकवाइज, ऐसे। इसको आप करके देखिएगा, करके देखिएगा। करंट अगर नीचे जाएगी तो क्लॉकवाइज, करंट अगर ऊपर जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऐसे जाएगी तो ऐसे, करंट ऐसे जाएगी तो ऐसे। तो ये जो राइट हैंड कर्ल रूल है, ये राइट हैंड कर्ल रूल बेसिक रूल है, इसको फ्लेमिंग ने दिया था, राइट हैंड कर्ल रूल। और ये जो राइट हैंड कर्ल रूल है, यही आपको बेसिक रूल है। इस बेसिक रूल को आप हमेशा पकड़ेंगे। और यहाँ पर आपको तीन, अभी तो हमने दो डायरेक्शन बताई, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। करंट आपके ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड हो गया, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है तो करंट डिसाइड हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा कि इसमें अब एक और क्वांटिटी बाद में आएगी जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो अब तीनों को एक साथ समझना पड़ेगा, करंट, फोर्स एंड फील्ड। तो इसमें, इस चैप्टर में आपको 2D और 3D तीनों कंसेप्ट मिलेंगे। अभी 2D का कंसेप्ट है लेकिन आपको समझने के लिए इस तरह से, लेकिन बाद में जब फोर्स भी आ जाएगा तो 3D का कंसेप्ट आएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ, बहुत इंटरेस्टिंग कार, आज हम इंट्रोडक्शन दिए हैं। बायो-सेवर्ट लॉ से शुरुआत होगी। सब नियमित रूप से वीडियो देखिए, रेगुलरली आप वीडियो देखिए, कोई छूटने न पाए। कोई कंटेंट मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा जो सिलेबस में है,
लेकिन आपको भी देखते रहना है। हो सकता है कभी कभी वीडियो की क्वालिटी सही नहीं हो पाती है किसी और कारणों से, तो मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। और जब भी मेरे वीडियो अब जाएंगे, रेगुलरली जाएंगे या वन डे इंटरवल भी हो सकता है, तो आप देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए। लेकिन नोट्स बनाना मत भूलिए। चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक अपने से नोट बनाइए विद द हेल्प ऑफ द बुक एंड वीडियो। और चैप्टर 4 का भी शुरू करिए। जो जो कंटेंट यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ इनको बुक में पढ़ के एक शॉर्ट नोट बनाइए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।